दोस्तों, आज का ये सेशन थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम सिर्फ सवाल हल नहीं करेंगे बल्कि झारखंड टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे और हर सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट भी डिटेल्स में समझेंगे ताकि आप सिर्फ आंसर ना याद रखें बल्कि समझे कि एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाता है और उसे कैसे सॉल्व करना है। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये वीडियो सीरियसली देखा तो झारखंड टेट के POQ आपके लिए सबसे आसान पार्ट बन जाएंगे। दोस्तों, इनमें से कई सवाल सीधे एग्जाम में रिपीट भी हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन बताया जाएगा ये आने वाले एग्जाम जैसे जेटेट, सीटेट, DSSB, KVS, रीट, यूपीटेट ऐसे जो भी टीचर रिलेटेड एग्जाम होंगे उन सभी में काम आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज जितने भी क्वेश्चन बताया जाएगा ये झारखंड टेट 2016 का है, लेवल 1 to 5 का CDP का पोर्शन है। चलिए पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन आखिर क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा। इसका क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए कक्षा कक्ष में विविधता बनाती है, ऑप्शन बी कड़ाई के साथ प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती हैं, तथ्य के मात्रारोपण को समावेशित करती हैं, हाशिए के समूह से शिक्षकों को समावेशित करती हैं। दोस्तों, हम सभी ने समावेशी शिक्षा सुना है। समावेशी शिक्षा उसे कहते हैं जहां सभी को एक साथ लेकर चलना होता है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा कक्ष में विविधता बनाती हैं। दोस्तों, इसका थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। सही उत्तर है कक्षा कक्ष में विविधता बनाती है। समावेशी शिक्षा वह व्यवस्था है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे, चाहे उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक स्थिति अलग हो, एक ही कक्षा के साथ पढ़ते हैं और उनकी विविधता को स्वीकार कर उन्हें समान अवसर दिए जाते हैं। मैंने बोला सभी को एक साथ पढ़ाने का नाम ही समावेशी शिक्षा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कक्षा कक्ष में ध्यान ना देने वाले बच्चों से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सर्वोत्कृष्ट है। जो बच्चे क्लास में ध्यान नहीं देते हैं उनसे कैसे निपटा जाए। अगर आप टीचर हो तो बच्चे को ध्यान पर केंद्रित करने में समर्थ बनाने हेतु उसे काम करते वक्त खड़े रहने की अनुमति देना, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा है बच्चों को बारंबार ब्रेक देना ताकि उसके ध्यान में ताजगी आए, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। कक्षा में सामने बारंबार किचकिच करना ताकि बच्चे समझे, नहीं, किचकिच भी नहीं कर सकते आप। बच्चे को सर्वाधिक विमनस्कता या न्यून क्षेत्रों में बैठने देना। विमनस्कता मतलब होता है जहां पर माइंड डाइवर्ट ना हो, या न्यून क्षेत्रों में बैठने देना। दोस्तों, यही होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं कि सही उत्तर है डी, बच्चों को सर्वाधिक विमनस्कता न्यून क्षेत्र में बैठने देना। ध्यान ना देने वाले बच्चों को ऐसे स्थान पर बैठाना चाहिए जहां ध्यान भटकाने वाले चीजें कम हो, जैसे आगे की सीट पे। इससे उसका फोकस बढ़ता है और उसका सीखना आसान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पिछड़े बच्चे किसे मानेंगे। मंद शिक्षार्थी जिसका बुद्धि लब्धांक 80 से 90 हो, कुसमयोजी व्यवहार वाले, मानसिक तौर पर बीमार लोग। तो दोस्तों, मंद बुद्धि को भी पिछड़े बच्चे बोला जा सकता है। बुद्धि लब्धि इसका 80 से 90 है, उसको भी मंद बुद्धि बोला जा सकता है। कुसमयोजी, इसमें समायोजन की क्षमता ना हो, व्यवहार वाले या मानसिक तौर पर बीमार लोग, इसको भी तो हम लोग पिछड़े बच्चे बोल सकते हैं। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, जैसे इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिछड़े बच्चे वे होते हैं जो सीखने में औसत से पीछे रहते हैं। इसमें मंद शिक्षार्थी, IQ 80 से 90 वाले बच्चे भी आते हैं और समायोजन में कठिनाई वाले बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आप लोग ट्राई कीजिएगा लास्ट तक कि कितना क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है। आप पॉज करके भी देख सकते हैं और फिर लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन का आंसर आपने दे पाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। मानसिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। वंशानुगति, ये तो जरूर प्रभावित करेंगे। पारिवारिक परिवेश, बेशक अगर आपका परिवार में शिक्षा की कमी हो या फिर झगड़ा झंझट ज़्यादा होता था उस हिसाब से बनेंगे। परिवार की सामाजिक स्थिति, तीनों निर्भर करता है। तो इनमें से सभी होगा इसका करेक्ट आंसर, इनमें से सभी होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका देखना नहीं है कि शिक्षा मनोविज्ञान में विद्यार्थी, शिक्षक और सीखने की प्रक्रिया तीनों महत्वपूर्ण होते हैं। ये तीनों मिलकर ही प्रभावी शिक्षण अधिगम को संभव बनाते हैं। मैंने इसका आंसर बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा कक्ष में अनुशासन की समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध है। कक्षा कक्ष में अनुशासन की समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्ट संबंध किसका है। बच्चों की आयु का, अध्ययन में रुचि, शिक्षक का व्यक्तित्व से नहीं। अनुशासन क्यों बनता है। कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है, ऐसा भी तो नहीं है। कक्षा में बैठने की व्यवस्था से नहीं।
उकताने वाले या पसंदीदा विषय से। हाँ, अनुशासन तभी ज़्यादातर बनता है जब हम लोग किसी विषय को थक जाते हैं। जैसे मैथ का सब्जेक्ट बहुत किसी को पसंद नहीं आता है तो बोरिंग हो जाते हैं। तो डी आंसर, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उकताने वाले या पसंदीदा विषय से। पसंदीदा विषय से। चलिए, उकताने वाले या पसंदीदा विषय से। इस कक्षा में अनुशासन की समस्या सीधे तौर पर इस बात से जुड़ी होती है कि विषय बच्चों को उबाऊ लगता है या रुचिकर, तब बच्चे थोड़ा ये बोरिंग हो टाइप का हो जाते हैं। अगर विषय उबाऊ हो या बोरिंग हो तो बच्चे ध्यान नहीं देते और अनुशासन बिगड़ता है। अगर विषय पसंदीदा हो तो बच्चे स्वतः ध्यान देते हैं और अनुशासन बना रहता है। ये दोनों बात जो बताएगा ना कि अनुशासन की समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का लक्षण नहीं है? मूल्यांकन का लक्षण नहीं है। व्यवहार के तीनों क्षेत्रों को समेटने वाली यह एक व्यापक प्रक्रिया है। हाँ, ये तो होगा क्योंकि ये तो व्यवहार को देखता है। पूर्व निश्चित उद्देश्यों की दिशा में जाने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, ये भी होगा। यह कार्य के अंत में क्या आता है? नहीं, ये शायद गलत होगा। यही गलत ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, लेकिन यही होगा क्योंकि ये कार्य के सिर्फ अंत में थोड़ी क्या आता है। पढ़ते वक्त भी मूल्यांकन किया जा सकता है कि बच्चा कैसा इसका व्यवहार है, कैसे सीख रहा है, कैसे समझ रहा है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली यह एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। हाँ, ये भी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो कि नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर आंसर चला जाएगा। देखिए, देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर, यहाँ कार्य के अंत में क्या आता है, जो वही गलत है। मूल्यांकन केवल अंत में नहीं होता है बल्कि यह निरंतर प्रक्रिया है जो पूरे शिक्षण के दौरान चलती रहती है, इसलिए इसे सिर्फ अंत में होने वाला कार्य मानना बिल्कुल गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस श्रेणी कक्ष में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते हुए शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे की विशेषज्ञता की आहरण करते हैं? दोस्तों, शिक्षक केंद्रित किस श्रेणी में आगे? शिक्षक केंद्रित, सामाजिक रचनात्मकवादी, पारंपरिक या रचनात्मकवादी? दोस्तों, इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक रचनात्मकवादी। चलिए थोड़ा समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या है कि सामाजिक रचनात्मकवादी कौन है। सामाजिक रचनात्मकवादी कक्षा में शिक्षक और छात्र मिलकर वास्तविक जीवन की समस्याओं पर परियोजनाओं के माध्यम से काम करते हैं और एक दूसरे के ज्ञान व अनुभव से सीखते हैं। मतलब वास्तविक जीवन के साथ मिलकर जो कुछ सीखना हो उसे सामाजिक रचनात्मकवादी शिक्षक कहा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों का भाषा विकास किस पर निर्भर करता है? बच्चों का भाषा विकास किस पर निर्भर करता है? बेहतर सामाजिक आर्थिक परिवेश पर, बेहतर विद्यालय शिक्षा पर, जरूर होगा, ये भी होगा। बेहतर विद्यालय शिक्षा पर भी होगा। बच्चों को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, बिल्कुल ये भी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इनमें से सभी, बच्चों का भाषा विकास इनमें से सभी पर निर्भर करता है। दोस्तों देखें, बच्चों का भाषा विकास सामाजिक आर्थिक परिवेश, विद्यालय शिक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तीनों पर निर्भर करता है, इसलिए इसे सभी विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक 11 वर्षीय बालक स्टैनफोर्ड विने बुद्धि मापनी 130 अंक हासिल करता है। बच्चे सामान्य प्रायिकता वक्र में 100 और 15 मान ले तो 11 साल के बच्चों का प्रतिशत गणना कीजिए। इस बच्चे ने कितना प्राप्त किया? तो दोस्तों इसका आंसर चला जाएगा, इसको थोड़ा बनाना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 98 से भी बेहतर। इसका आप लोग थोड़ा बहुत चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके इसको बना सकते हैं। ये इसका एक फॉर्मूला है कि 98% से भी बेहतर है। देखिए IQ 130 है, औसत 100 है और मानक विचलन जो है 15 है। जहाँ Z इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला को बताया है कि Z इक्वल टू जो होता है x माइनस औसत बटे टोटल विचलन। मतलब यहाँ पर 130 माइनस 100 बटे 15, इसका 2 आंसर आएगा जो कि 98% लोगों से बेहतर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप क्या है? मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप क्या है? सहशिक्षा भी है, मौजूदा स्थिति में सहशिक्षा भी शिक्षा का रूप है, तकनीकी शिक्षा भी है, नैतिक और आदर्श शिक्षा भी है। मतलब तीनों, इनमें से सभी इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, इनमें सभी मैंने यहाँ बता दिया। वर्तमान समय में शिक्षा का सही रूप समग्र हॉलिस्टिक है, जिसमें सहशिक्षा, तकनीकी शिक्षा और नैतिक शिक्षा या आदर्श शिक्षा तीनों का समावेश होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जेम्स लॉन्ग के नियम के अनुसार हमारा संवेगात्मक अनुभव निर्भर करता है किसके? विश्व के प्रत्यक्षण पर, अन्य संवेगात्मक अनुभवों के प्रत्यक्षण पर, हमारे शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षण पर, या इनमें से कोई नहीं। जेम्स लॉन्ग के अनुसार हमारा संवेगात्मक अनुभव निर्भर करता है। दोस्तों इसका आंसर चला जाएगा हमारे शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षण पर, हमारे शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षण पर। दोस्तों चलिए देखते हैं इसको थोड़ा कि जेम्स लॉन्ग सिद्धांत के अनुसार पहले शरीर में शारीरिक परिवर्तन, जैसे दिल की धड़कन तेज होती हैं, पसीना आना,
उसके बाद होते हैं और इन्हीं परिवर्तनों को महसूस करने में से संवेग उत्पन्न होता है। इसलिए हमारा संवेगात्मक अनुभव शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षण पर निर्भर करता है, जो जेम्स लॉन्ग के अनुसार माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षिका अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं कभी नहीं देती, वह अपने छात्रों को उत्तर सुझाने के लिए उत्साहित करती हैं, समूह चर्चा करवाती हैं, तत्वावधान शिक्षण अपनाती हैं। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुदेशीय सामग्री या यथोचित संगठन, उत्तम उदाहरण स्थापित करना तथा रोल मॉडल बनाना, सीखने के लिए तैयारी करना या सक्रिय भागीदारी। दोस्तों ये सक्रिय भागीदारी है, क्योंकि सही बच्चों को मैडम इन्वॉल्व रखती हैं, सक्रिय भागीदारी इसको माना जाएगा। चलिए देखते हैं, जब शिक्षिका स्वयं उत्तर नहीं देती हैं और छात्रों को सोचने, चर्चा करने और उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करती हैं, तो यह छात्रों की सक्रिय भागीदारी या एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है। यही इस उपागम का मुख्य सिद्धांत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। अधिगम का संवर्धन हो सकता है यदि कक्षा में दुनिया की वास्तव परिस्थिति को अवगत कराया जाए, जिससे विद्यार्थी की मन स्थिति एक दूसरे तथा शिक्षक के प्रति हो। कक्षा में अधिक शिक्षण यंत्र का उपयोग गलत है। शिक्षक विभिन्न तरह के व्याख्यान तथा स्पष्टीकरण दे, ये भी उतना सटीक नहीं लग रहा है। कक्षा में आवधिक जांच में उचित आकर्षण, ये भी नहीं होगा। दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कक्षा में दुनिया की वास्तव इस परिस्थिति से अवगत कराया जाए, जिससे विद्यार्थी की मन स्थिति एक दूसरे तथा शिक्षक के प्रति हो। चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं कि जब विद्यार्थी को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़कर पढ़ाया जाता है तो उनका समझ और रुचि दोनों बढ़ते हैं। इससे सीखना अधिक प्रभावी और स्थायी होता है, इसलिए अधिगम का संवर्धन होता है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों कि आपके अनुसार शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? आपके अनुसार शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? विषय वस्तु, शिक्षण पद्धति, छात्र और शिक्षक के बीच संबंध, विद्यालय के फर्नीचर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, विषय वस्तु तो नहीं है। सबसे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है छात्र और शिक्षक के बीच संबंध, यही उसका सही आंसर होगा। दोस्तों चलिए देखते हैं, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण छात्रों और शिक्षक का संबंध होता है, क्योंकि अच्छा संबंध होने पर छात्र सहज महसूस करते हैं, अधिक भागीदारी करते हैं और सीखना प्रभावी हो जाता है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण छात्र शिक्षक का संबंध ही होता है, इसलिए इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सभी व्यक्तियों के लिए मार्ग निर्देशन और परामर्श है। सभी व्यक्तियों के लिए मार्ग निर्देशन और परामर्श है। समाज और विद्यालय में सही समायोजन के लिए, अधिगम के बाधकों को दूर करने के लिए, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए, या इनमें से सभी। मार्गदर्शन समाज और विद्यालय सही समायोजन के लिए भी जरूरी है, अधिगम के बाधकों को दूर करने के लिए भी जरूरी है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही रहेगा, यही इसका आंसर सही है, इनमें से सभी। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। मार्गदर्शन और परामर्श का उद्देश्य समायोजन में सहायता, अधिगम की बाधाओं को दूर करना और मनोवैज्ञानिक या सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, इन सभी से जुड़ा होता है, इसीलिए सभी विकल्प सही है। चलिए अगला दोस्तों यह है 1 से 15 जो मैंने क्वेश्चन पहले बताया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन गलत लग रहा है या फिर कुछ लग रहा है तो यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यह है क्वेश्चन ऑफ द डे। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कि प्रयत्न एवं भूल द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, कोहलर ने, हेगरटी या सीएल हॉक ने दिया था? प्रयत्न एवं भूल द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? चारों में से आप ऑप्शन आपको नीचे कमेंट में लिखना है अगर आप सकते हैं। और कितना क्वेश्चन आप सक रहे हैं, अभी तक 15 हो गया है, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा 30 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन आप कर पाए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अधिगम का क्या अर्थ है? अधिगम का क्या अर्थ है, मतलब लर्निंग का क्या अर्थ है? कक्षा में प्रथम आना बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो फर्स्ट आने का हो ही नहीं सकता। विद्वान बनना ये भी नहीं होगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। काम करने के लिए सक्रिय होना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, अधिगम का वास्तविक अर्थ है अनुभव के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आना। जब कोई व्यक्ति नए अनुभवों से सीखकर अपने व्यवहार को बदलता है तो वही अधिगम है। अधिगम केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि व्यवहार में सुधार लाना भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें एक सीखे हुए व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, बिल्कुल भी गलत है। सीखना सारा जीवन चलता रहता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते रहते हैं, गलत। बच्चे शिक्षक के
रेख में ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सारा जीवन सीखना चलता रहता है। चलिए, सीखना सारा जीवन चलता रहता है। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। हर अनुभव, परिस्थिति और नई जानकारी व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखाती है, इसलिए सीखना केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षा में अनुशासन कैसे सहायता करता है। शिक्षा में अनुशासन कैसे सहायता कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, इससे कक्षा आसानी से नियंत्रित की जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी, इसके द्वारा व्यवहार में सादृश्य बराबर देखे जा सकते हैं। नियमों के पालन करने से सुसंस्कृति जीवन शुरू किया जा सकता है। आंतरिक गुण संतुलित रूप में विकसित किए जा सकते हैं। दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, जो कि है आंतरिक गुण संतुलित रूप में विकसित किए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अनुशासन व्यक्ति के भीतर आत्मनियंत्रण, जिम्मेदारी और संतुलन विकसित करता है। जब छात्र स्वयं सही निर्णय लेने लगता है तो उसका व्यक्तित्व मजबूत बनता है। अनुशासन बाहरी नियंत्रण नहीं बल्कि आंतरिक गुणों का विकास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाल विकास का क्या अर्थ है। बाल विकास का क्या अर्थ है। दोस्तों बच्चों की लंबाई, चौड़ाई और मोटापे में विकास, मानसिक और बौद्धिक सामर्थ्य का विकास, बच्चे का संपूर्ण विकास या बच्चों का विकास। दोस्तों इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों का संपूर्ण विकास। बच्चों का संपूर्ण विकास। बाल विकास एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी पहलुओं का विकास शामिल होता है। इसे होलिस्टिक डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण ना हो सकता। शैक्षिक संस्थान केवल शिक्षा देने का स्थान है। देखिए दोस्त, आपको पहले ही बताया गया था सीटेट के समय, या फिर आप जानते हो जहां पर केवल शब्द दिखाई देंगे, जहां पर केवल शब्द दिखाई देंगे वो आंसर कभी सही नहीं हो सकता। अरे यहाँ पर नेगेटिव भी पूछा गया है, लक्षण नहीं हो सकता है। अधिगम व्यापक प्रक्रिया है, हो सकता है। अधिगम लक्ष्य केंद्रित है, हो सकता है। नहीं पढ़ना भी एक अधिगम प्रक्रिया है। चलिए तो एफ का ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में कि अधिगम केवल विद्यालय तक सीमित नहीं होता बल्कि जीवन के हर अनुभव से होता है। घर, समाज, खेल और दैनिक गतिविधियां भी सीखने का माध्यम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार का कारण है। विसामान्य व्यवहार का क्या कारण है। किसी में अचेतन मन का सक्रिय होना, व्यक्ति की दबी हुई आकांक्षाएं, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इनमें से दोनों। मतलब किसी में अचेतन मन का सक्रिय होना या व्यक्ति की दबी हुई आकांक्षाएं भी हो सकता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का अनुसार। चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है। दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार पर अचेतन मन और दबी हुई इच्छाओं का प्रभाव पड़ता है। ये दबी हुई इच्छाएं व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। सृजनात्मक व्यक्ति में होती हैं तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, समस्या की व्याख्या की साधारण क्षमता, दूसरे के विचारों को यथारूप में मानने की प्रवृत्ति या इनमें से सभी। दोस्तों इसका आंसर होगा तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। चलिए देखते हैं थोड़ा कि सृजनात्मक व्यक्ति नई और मौलिक सोच रखता है और सामान्य सीमाओं से आगे जाकर नई समाधान खोजता है। वह नई दृष्टि से समस्याओं को देखता है। चलिए अगला बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षण सिद्धांत प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं कि पूर्वानुमान का ज्ञान और परतंत्र विचारों पर स्वतंत्र विचारों के प्रभावों के अध्ययन द्वारा शिक्षकों के सिद्धांत, शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बारे में ज्ञान एवं शिक्षण संगामी मॉडल, शिक्षण समस्याओं की खोज कैसे करें तथा उनका समाधान कैसे हो, इसका ज्ञान, इनमें से सभी। दोस्तों तीनों पॉइंट सही लग रहे हैं, इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। चलिए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में कि शिक्षण सिद्धांत शिक्षक को पढ़ाने की प्रक्रिया को समझने, योजना बनाने और समस्याओं को समाधान खोजने में सहायता करते हैं, जो कि इसका डी आंसर इनमें से सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अंतदृष्टिमूलक अधिगम है। अंतदृष्टिमूलक अधिगम क्या है। लक्ष्य आधारित अधिगम, बिल्कुल। व्यवहार के परिमानन का विरोध, हाँ परिमाण नहीं होगा, ये दोनों मतलब दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। अंतर्दृष्टि अधिगम में व्यक्ति अचानक किसी समस्या का समाधान समझ लेता है। यह समझ अनुभव और सोच के आधार पर होती है, ना केवल अभ्यास पर। चलिए अगला देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस पहलू पर सभी शिक्षण सिद्धांतों में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। कक्षा कक्ष अंतःक्रिया, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, परिवेश की प्रस्तुति
या ज्ञान की पूछताछ। दोस्तों इसका आंसर होगा कि सर्वाधिक महत्व होगा कक्षा कक्ष की अंतक्रिया पर। ऑप्शन नंबर ए। कक्षा कक्ष में शिक्षक और छात्र के बीच संवाद और सहभागिता सीखने को प्रभावी बनाते हैं। इससे ज्ञान का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। सृजनात्मक की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, पेंटिंग से, संगीत से या नए परिणाम से। नए परिणाम से इसका आंसर सही है। दोस्तों सृजनात्मकता का अर्थ है नया और मौलिक परिणाम उत्पन्न करना। यह सोच की नवीनता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संदर्भ में बच्चों के विकास में लिंग भेद पाया जाता है? जाति, आयु, सामाजिक स्तर, इनमें से सभी। जाति, आयु और सामाजिक स्तर तीनों में लिंग भेदभाव पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। लिंग भेदभाव समाज के विभिन्न स्तरों पर पाया जाता है और यह बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत अधिक्रमित संगठन है। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ना उसी का है। उपलब्धि लक्ष्यों का है, पाठ्यचर्या घोषणाओं का, पठन कौशलों का या संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। दोस्तों संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। ब्लूम टैक्सोनॉमी ने संज्ञानात्मक उद्देश्यों के बारे में बताया था। यहाँ थोड़ा देखेंगे कि ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत बेंजामिन ब्लूम द्वारा दिया गया एक अधिक्रमित या हायरार्किकल संगठन है जिसमें सीखने के संज्ञानात्मक उद्देश्यों को सरल से जटिल स्तर तक क्रमबद्ध किया जाता है। इसमें सोचने के विभिन्न स्तर जैसे ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण और मूल्यांकन को शामिल होते हैं। यह सिद्धांत दर्शाता है कि सीखना चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है और उच्च स्तर की सोच निचले स्तरों पर आधारित होती है। दोस्तों चलिए अगला देखेंगे कि अगला क्वेश्चन 29 नंबर जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। कुछ छात्र शीघ्रतापूर्वक सूचना पर क्रम करते हैं जबकि उसी कक्षा में अन्य नहीं कर पाते। पिछले कुछ दशकों में बुद्धिलब्धि परीक्षणों में छात्रों के औसत परिणामों में तेजी से वृद्धि हुई है। विभिन्न घरों के तदनुरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धिलब्धियों के बीच सहसंबंध 0.75 जैसा ऊंचा है। ये तो नहीं होगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिकता की दृष्टि से उत्तम होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, सही होगा। चलिए देखते हैं कि हाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। समय के साथ शिक्षा, पोषण और सामाजिक वातावरण में सुधार होने से बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है जो परिवेश के प्रभाव को दर्शाता है। दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षिका 2 समरूप गिलासों में समान मात्रा में फलों का रस भरकर प्रदर्शित करती है। समायोजित करने में, अहम केंद्रिता में, विकेंद्रीकरण में या अदला बदली में। मतलब मैडम जो है कि 2 गिलास में समान मात्रा में फलों का रस को भरकर प्रदर्शित करती है। बच्चों को क्या समझाना चाहती है? समाहित करने में, अहम केंद्रिता में या विकेंद्रीकरण में या अदला बदली में। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकेंद्रीकरण में। दोस्तों ये शायद जीन पियाजे का कोई थॉट है। विकेंद्रीकरण में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इसका क्या है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा है यह मामला जो है। शिक्षिका 2 समरूप मतलब एक जैसे गिलासों में समान मात्रा में रस दिखा रही है जिससे बच्चे समझ सके कि मात्रा समान है। यह कंजर्वेशन की अवधारणा से जुड़ा है। इस स्थिति में बच्चा एक ही पहलू पर ध्यान नहीं देकर जैसे केवल ऊंचाई बल्कि कई पहलुओं को समझने लगता है। इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विकेंद्रीकरण। दोस्तों ये था टोटल 30 क्वेश्चन जो 2016 में पूछे गए थे। दोस्तों इसका यह आंसर है 16 नंबर से लेकर 30 नंबर तक। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आपका क्वेश्चन से मैच कर सकते हैं आपको अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये है आज का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग नवजात शिशु में होते हैं? भय, क्रोध, प्रेम या उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग नवजात शिशु में होते हैं? भय, क्रोध, प्रेम या उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही जेटेड का और किसी भी टीचर ट्रेनिंग का कंपटीशन की तैयारी अगर आप करते हैं तो आपके इस चैनल पे बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।